Class 6th. Today we will do chapter 4, sorting materials into groups. It is on page number 36 of your science book. So let's start with the chapter. When you look around, you observe things of different shapes and sizes, small, big, round and rectangular. Also, some objects are soft while some are hard. There may be a lot of other similar or dissimilar features in different objects. You can divide the objects in various groups based on such features. This is called sorting. तो सबसे पहले तो आप जिस रूम में बैठे हैं उस रूम के आसपास देखिए क्या है, उस रूम में क्या है, उस रूम के आसपास क्या क्या है. हो सकता है किसी के रूम में चेयर्स हो, किसी के रूम में डाइनिंग टेबल हो, स्टडी टेबल हो, बेड हो, सोफ़ा हो. इसके अलावा और क्या क्या हो सकता है. आपके पास पेन होगा, पेंसिल होगी, बुक्स नोटबुक्स होंगी. तो इसके अलावा आपको और भी चीज़ें नज़र आएंगी, टॉयज़ नज़र आएंगे. तो आप अपने आसपास जितनी भी चीज़ों को देखोगे उनका शेप और साइज़ सबका अलग अलग होगा, पर कुछ ना कुछ चीज़ों में सिमिलैरिटी भी होगी. जैसे कि अगर आपके रूम में सोफ़ा है, बेड है, टेबल है, डाइनिंग टेबल है, तो उसकी सिमिलैरिटी है कि वो सब वुडन है, सब वुड का बना हुआ है. तो इस तरीके से ऑब्जेक्ट्स को एक ग्रुप में लगाना उनकी सिमिलैरिटीज़ के बेसिस पर, और या फिर उनको डिफ्रेंशिएट करना, उनके जो चीज़ें सिमिलर नहीं है उनको डिफ्रेंशिएट करना, उसको हम बोलते हैं सॉर्टिंग. Look at the pictures given below. Categorize them into groups such as living and non-living, hard and soft और solid and liquid. तो देखो ज़रा, ये आपको चीज़ें नज़र आ रही हैं, इसमें आपको बतानी है लिविंग और नॉन लिविंग. तो देखो ये जो डॉग है ये लिविंग हो गया, चेयर नॉन लिविंग, देन फैन नॉन लिविंग, मिल्क नॉन लिविंग, बटरफ्लाई लिविंग, स्पून नॉन लिविंग. द बेबी, बेबी कैसा है, लिविंग या नॉन लिविंग? ऑफ कोर्स लिविंग. देन बॉल, बुक नॉन लिविंग, और कैट लिविंग. तो सबसे पहले हमने इन सारी चीज़ों को डिफ्रेंशिएट करा लिविंग और नॉन लिविंग पर. देन हार्ड एंड सॉफ्ट, कौन सी चीज़ें सॉफ्ट हैं, कौन सी चीज़ें हार्ड हैं. तो इसमें से आप देख के बता सकते हैं कौन सी चीज़ें सॉफ्ट हैं, कौन सी हार्ड है, बताइएगा. सॉलिड और लिक्विड, इसमें लिक्विड कौन सा है, देखिए मिल्क लिक्विड है, बाकी सब चीज़ें क्या है, सॉलिड है. Do you know why do we need to sort things into groups? Most of the time we group things as per our requirements. Sorting makes our life more organized and orderly. For example, in a supermarket there are separate sections for items of different types. You will find food kept in one section, toiletries kept in another section and stationery in a separate section. तो ज़रूरत क्यों है हमें चीज़ों को अलग अलग रखने की, सॉर्ट करने की. तो सॉर्टिंग इसलिए ज़रूरी है जिससे हम चीज़ों को प्रॉपर ऑर्गेनाइज तरीके से रख पाएँ. जैसे कि बिल्कुल उसकी तरह, जैसे आप सब लोग मॉल गए होंगे या सुपरमार्केट गए होंगे, तो मॉल और सुपरमार्केट में क्या होता है, सारे सेक्शंस अलग होते हैं ना. खाने पीने का सेक्शन एक अलग होगा जिसमें आपको सारा अपना ग्रॉसरी मिल जाएगी, खाने पीने के आइटम्स मिलेंगे. इसके अलावा एक सेक्शन होगा स्टेशनरी का जहाँ आपको पेन, पेंसिल, बुक्स मिलेंगी. उसके अलावा एक होगा आपका टॉयलेटरीज़ का जिसमें आपको टॉयलेट पेपर्स मिल सकते हैं, सोप मिल सकते हैं, है ना. तो सेक्शंस जैसे उसमें होते हैं तो आपको आसानी होती है ना ढूंढने में. भाई आपको पता है कि मुझे ग्रॉसरी लेनी है, मुझे राइस लेना है, तो आप कहाँ जाओगे, आप उस ग्रुप में जाओगे, आप उस सेक्शन में जाओगे जहाँ पर ग्रॉसरीज मिल रही होंगी, है ना. तो पूरे मॉल को, पूरे सुपरमार्केट को कर दिया ना ऑर्गेनाइज. Arranging things in different groups make it easier to find items of different types. Let us do an activity that shows how grouping can be done. तो देखते हैं हम grouping कैसे कर सकते हैं. Visit your school library, ये एक एक्टिविटी है, and ask the library teacher about the system used to group books. तो आप लोग लाइब्रेरी में जाते हो, जब स्कूल में आप लोग आते थे आपने देखा होगा कि एक जो आपका पूरा शेल्फ है उसमें आपको साइंस की बुक्स मिलेंगी, एक और शेल्फ है जो दूसरा उसमें आपको सोशल की बुक्स मिलेंगी, किसी में आपको स्टोरीज़ बुक्स मिलेंगी. अब आप सोच के देखो कि अगर ये सारी बुक्स मिक्स हो जाती, सारे शेल्फ में सारी बुक्स मिक्स रहती, तो कितना मुश्किल होता ना. आपको चार चार पाँच छः जितनी भी शेल्फ्स हैं उन सब में देखना पड़ता कि साइंस की बुक कहाँ है. पर जस्ट बिकॉज कि मैम उनको ऑर्गेनाइज करके रखते हैं, यानी साइंस की एक शेल्फ है उसी में आपको साइंस की बुक मिलेगी, तो अगर आपको अपनी साइंस की बुक देखनी है तो आप उसी शेल्फ को देखोगे, है ना. चलिए अब देखते हैं कि हम अलग कैसे कैसे कर सकते हैं ना.
You can also group objects on the basis of material they are made of. There is a large variety of materials that can be used to make different objects. तो सबसे पहला तरीका है ग्रुप्स को जो ऑब्जेक्ट्स हैं उनको ग्रुप्स में डिवाइड करने का कि वो किस चीज़ के बने हुए हैं, किस मटेरियल के बने हुए हैं. ग्लास, मेटल, प्लास्टिक, वुड, कॉटन एंड क्ले आर सम मटेरियल्स दैट आर यूज टू मेक डिफरेंट थिंग्स. तो चीज़ों को बनाने के लिए, डिफरेंट थिंग्स को बनाने के लिए कि हम क्या यूज़ करते हैं, हम ग्लास यूज़ करते हैं, कांच की चीज़ें होती हैं. मम्मी से पूछना कि जब कभी सामान वो रखती हैं एक जगह से दूसरी जगह, तो कांच का सामान एक जगह रखेंगे जिससे कि उसको प्रॉपरली हैंडल किया जा सके. राइट. मेटल का भी सामान होता है आपके घर में. देखिएगा, आपको मुझे व्हाट्सएप करना है कि आपके घर में ग्लास का क्या क्या सामान है, फिर उसके बाद मेटल का क्या क्या है, प्लास्टिक का क्या है, वुड का क्या है, कॉटन का क्या है और क्ले का क्या है. 5 मटेरियल आप अपने घर में से ढूंढकर मुझे बताइएगा. Looking at the objects around us, we observe the following. Different objects are made from different materials. तो जब हम अपने आसपास चीज़ों को देखते हैं, देखो चीज़ें देखो अपने आसपास, पॉज कर दो वीडियो और सबसे पहले अपने आसपास नज़र डालो. आपको दिखेगा कि हर चीज़ अलग अलग मटेरियल से बनी हुई है. डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स, डिफरेंट मटेरियल. To make an object, the properties of the material used are usually kept in mind. For example, a carpenter would use wood to make a door rather than paper or rubber because wood is stronger and lasts longer and is suitable to make doors. तो देखो, हर जो चीज़ बनाई जाती है, जिस मटेरियल से बनाई जाती है, तो उस मटेरियल को देखा जाता है कि जो चीज़ हम बना रहे हैं वो उस मटेरियल की बन सकती है या नहीं और उसकी ड्यूरेबिलिटी क्या रहेगी. जैसे कि हम बात कर लेते हैं, इसमें एग्जाम्पल दे रखा है एक दरवाजे की. तो देखो ज़रा अपने रूम में, आपके रूम में किस चीज़ का दरवाज़ा है. देखो, वुड का है. दरवाज़ा किसका है? वुड का है ऑफ कोर्स. अब सोच के देखो कि यही दरवाज़ा अगर पेपर का होता तो नहीं रह पाता, बिल्कुल नहीं, पॉसिबल ही नहीं था. ठीक है, अगर ये मेटल का होता तो थोड़ा सा हैवी हो जाता, शायद लॉन्ग लास्टिंग भी इतना नहीं होता. पर वुड ऑफ कोर्स लॉन्ग लास्टिंग भी है और हैवी भी नहीं है, ज़्यादा टाइम तक चलेगा, लुक अच्छा देगा, है ना. तो इस तरीके से हमने डोर्स किसके बनाए? वुड के. अब ज़रा अपना मेन गेट देखो. आप बोलोगे नहीं मैम मेटल का भी गेट हो सकता है, तो ज़रा अपना मेन गेट देख कर आओ. मेन गेट किसका है? मेटल का है, आयरन का है. अगर इसी की जगह ये वुड का गेट होता तो भाई कोई भी तोड़ के आ सकता था, जल्दी ख़राब हो जाता बारिश में, है ना. तो वो किसका बनाया? मेटल का बनाया. तो अलग अलग चीज़ें अलग अलग मटेरियल से ही बनती हैं. Certain objects can be made from different types of materials. For example, a chair can be made using iron, wicker, wood, plastic और brass. तो कुछ ऑब्जेक्ट्स ऐसे होते हैं जिसमें डिफरेंट टाइप्स के मटेरियल भी यूज़ किए जाते हैं. जैसे कि अगर आप एक चेयर की बात करो तो देखो, चेयर हम किस किस से बना सकते हैं? आयरन की भी बना सकते हैं, वुड की भी बना सकते हैं, प्लास्टिक की भी बनती है और ब्रास की भी. Sometimes a single material can be used to make different objects. For example, iron is used to make tools, doors, gates and pipes. अब कई बार ऐसा होता है कि मटेरियल एक होता है पर चीज़ें बहुत सारी होती हैं. जैसे कि हम बात करें लोहे की, आयरन की. अब एक चक्कर और लगा दो अपने घर में, एक अच्छा सा राउंड लगाओ अपने घर में और मुझे बताओ कि आयरन की क्या क्या चीज़ें हैं. देखो, आयरन से आपको आपका मेन गेट मिलेगा, आपको अपने घर में जो टूल्स रखे होंगे वो आयरन के मिलेंगे. इसके अलावा डोर्स भी कई लोग आयरन के लगवाते हैं, पाइप्स भी आयरन के होते हैं. ओके, तो चीज़ एक, मतलब मटेरियल एक और ऑब्जेक्ट्स बहुत सारे. अब हम बात करते हैं प्रॉपर्टीज़ ऑफ मटेरियल्स. एवरी मटेरियल हैज़ सम स्पेशल फीचर्स कॉल्ड इट्स प्रॉपर्टीज़ विच डिस्टिंग्विश इट फ्रॉम अदर मटेरियल्स. तो हर मटेरियल की अपनी एक खासियत होती है और उसको हम बोलते हैं उसकी प्रॉपर्टी. साइंटिफिक लैंग्वेज में अगर किसी ऑब्जेक्ट की कोई खासियत है तो हम उसको बोलते हैं उसकी प्रॉपर्टी. You can put certain materials in a group on the basis of some common properties. We use dissimilarities between materials to put them in different groups. The method of grouping objects on the basis of certain similarities or dissimilarities is called classification. तो हम ऑब्जेक्ट्स को ग्रुप करते हैं, अलग अलग ग्रुप्स में डिवाइड करते हैं सारे ऑब्जेक्ट्स को. किस बेसिस पे? सिमिलैरिटी एंड डिसिमिलैरिटी. जैसे कि हम बात करते हैं फर्नीचर की. चलो, मैंने एक कॉमन वर्ड बोला फर्नीचर. अब आपके दिमाग में क्या आएगा फर्नीचर से? फर्नीचर से आपके दिमाग में आ जाएगा आपका बेड, आपका सोफ़ा, आपके डोर्स और इसके अलावा आपकी डाइनिंग टेबल, आपकी ड्रेसिंग टेबल, आपकी स्टडी टेबल, है ना. अगर मैं बात करती हूँ आयरन की,
तो आयरन से आपके दिमाग में क्या आएगा? मेन गेट, कुछ डोर्स जो ऐसे होंगे जो आयरन के बने होंगे, इसके अलावा आपके टूल्स, है ना। ग्लास, अगर मैं बोलूँ ग्लास, तो ग्लास में आपके दिमाग में क्या आएगा? आपके घर में कांच के ग्लास होंगे, जो ग्लासेस पानी पीने में यूज़ आते हैं। इसके अलावा आपके घर में शीशे लगे होंगे ग्लास, है ना, वो भी ग्लास हैं। तो इस तरीके से हम मटेरियल्स को उनकी सिमिलैरिटी और डिसिमिलैरिटी के बेसिस पे अलग अलग करते हैं। There are various properties such as appearance, hardness, conductivity, solubility, flotation and transparency which help us to arrange objects into different groups. तो एक एक करके पढ़ेंगे हम इनके बारे में। ये एक लाइन में बिल्कुल समझ में आने वाली चीज़ नहीं है। मैं आपको बोलूँ appearance, hardness, conductivity, तो आप बोलोगे मैम क्या है ये सब। तो चलिए एक एक करके पढ़ते हैं। सबसे पहले हम चीज़ों को डिवाइड करेंगे, ऑब्जेक्ट्स को डिवाइड करेंगे उनके appearance के बेसिस पे। तो देखिए ज़रा, यू कैन ग्रुप मटीरियल्स ऑन द बेसिस ऑफ द अपीयरेंस ऑफ देयर सरफेसेस। तो सब जितने भी आपके आसपास चीज़ें हैं सबके सरफेस देखिए कैसे दिखते हैं वो। लस्टर एंड स्मूथनेस आर टू कैरेक्टरिस्टिक्स दैट अलाउ यू टू डिस्टिंग्विश बिटवीन द अपीयरेंस ऑफ डिफरेंट मटेरियल्स। तो किसी में चमक होगी, कोई स्मूथ होगा, किसी में चमक नहीं होगी। कुछ ऑब्जेक्ट्स ऐसे होंगे जिसमें बिल्कुल चमक नहीं होगी, जैसे कि आपके टूल्स। अगर आप एक हथौड़ा देखो तो हथौड़ा क्या आपको चमकता हुआ दिखेगा? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। तो अपीयरेंस के बेसिस पे, यानी कि एक तो लस्टर यानी कि उनकी चमक कैसी है, दिखने में कैसे हैं, दूसरा स्मूथनेस। देखते हैं लस्टर क्या है। द सर्फेसेस ऑफ सम मटीरियल्स आर शाइनी वाइल अदर्स आर रेदर डल। तो कुछ ऑब्जेक्ट्स ऐसे होंगे जो डल होंगे, जिनमें कोई शाइन नहीं होगी। कुछ ऑब्जेक्ट्स ऐसे होंगे जिसमें शाइन होगी। दिस शाइन ऑफ द मटीरियल्स इज कॉल्ड लस्टर। फॉर एग्जाम्पल, अ पेज from your exercise book has no luster and appears dull when compared to a kettle made of metal. तो इसके लिए देखो आपको दो चीज़ें दी हुई हैं, देखिए ज़रा, दो चीज़ें दी हुई हैं, देखिए ज़रा। ये दी है आपको केटल और ये दिया है आपको पेपर। तो ये बताइए इसमें चमकदार क्या है, यानी चमक कौन सी चीज़ रही है? ऑफ कोर्स केटल चमक रही है। तो हो गया ना, देखो ये हो गया लस्ट्रस मटेरियल और ये हो गया आपका डल मटेरियल, यानी कि इसमें कोई चमक नहीं है। आपके पेपर में देखिए कोई शाइन नहीं है, जबकि केटल में शाइन है। तो कर सकते हैं ना इस बेसिस पे हम चीज़ों को डिफ्रेंशिएट, ये कौन सी चीज़ चमक रही है, कौन सी चीज़ चमक नहीं रही है। If you carefully look at the variety of objects, you will observe that the materials that generally show luster are metals. Gold, silver, copper, aluminium and iron are some examples of metals. तो आप नोटिस करना कि चमकदार चीज़ें अक्सर करके मेटल की बनी होती हैं। वो मेटल होता है जो चमकता है। और कुछ मेटल्स के आपको नाम दे रखे हैं, गोल्ड, सिल्वर, कॉपर। गोल्ड, मम्मा ज्वेलरी पहनती है ना गोल्ड की, चमकती है। सिल्वर बिल्कुल शाइन करता है। कॉपर शाइन करता है। अगर एक कोई ख़राब तार आपके यहाँ पड़ा हो ना, वायर पड़ा हो, तो उसे खोल कर देखिएगा, उसमें कॉपर होगा, ठीक है, तो शाइन करता है। इसके अलावा एल्यूमिनियम एंड आयरन शाइन तो करता है। वुड ऑन द अदर हैंड इज़ नॉट अ मेटल सो इट डज नॉट हैव लस्टर। अब आप देखो लकड़ी को, अगर आप प्लाई वाली लकड़ी को छोड़ दो और नॉर्मल वुड को देखो तो क्या उसके अंदर इतनी शाइन होती है? नहीं होती। तो वुड क्या है? नॉन मेटल है। Some materials lose their luster with time or when they are exposed to air and moisture. You must have noticed that brass and silver items at home have to be polished from time to time. This helps these items regain their shine and look new. If this is not done, they appear dull or tarnished. तो सबसे पहले आप देखिएगा जिनकी घर में मम्मा हो अभी इस वक्त, उनकी पैरों की पायल देखिएगा। एक सबसे अच्छा एग्जाम्पल आपको दिख सकता है। तो पायल आप देखिएगा कि मम्मा जब नई नई पहनती हैं तो बहुत चमक रही होती है, पर जैसे जैसे वो उसको पहनते हैं, यूज़ करते हैं, वैसे वैसे उनकी जो शाइन होती है वो कम होती चली जाती है। तो समय के साथ साथ जो मेटल्स होते हैं वो भी अपनी जो शाइन है उसको लूज़ करते हैं। और एक एग्जांपल आपको मैंने दिया सिल्वर का। और पर ऐसा नहीं है कि इनकी शाइन को वापस नहीं लाया जा सकता। देखना मम्मी कभी ना बीच बीच में अपने पायल को साफ़ करती रहती हैं, तो जो साफ़ करने से क्या होता है, उनके ऊपर जो लेयर जम जाती है वो हट जाती है और दोबारा से जो आपका मेटल है वो शाइन करने लगता है। अब हम बात करेंगे स्मूथनेस की। टू अंडरस्टैंड दिस प्रॉपर्टी, टच द पेटल्स ऑफ अ फ्लावर। तो अगर किसी के पास गार्डन हो या आसपास कोई फ्लावर का पेड़ लगा हो तो उस फ्लावर को टच करके देखना, तोड़ना नहीं है। फ्लावर को बिल्कुल प्लक नहीं करना चाहिए, ये बहुत ही गलत है। तो सिर्फ उसको पेड़ पर ही लगे लगे उसकी पेटल्स को, उसकी पत्तियों को टच करके देखिएगा स्मूथ है या नहीं है।
मूव योर हैंड ओवर द सर्फेस ऑफ अ क्लीन विंडो पेन। जब बिल्कुल साफ हो ना आपकी विंडो पेन यानी आपकी खिड़की बिल्कुल साफ हो तो उसको टच करके देखिएगा कि स्मूथ है या नहीं है। टेक अ स्मॉल स्टोन एंड मूव योर थंब ओवर इट। अब लेना आप लास्ट में एक स्टोन यानी कि एक पत्थर का टुकड़ा और उस पर अपने उंगलियों को अपने थंब को रब करके देखना क्या वो स्मूथ है। आप बता सकते हो क्या क्या चीज़ें स्मूथ हैं करके बताइएगा। ये देखिए फ्लावर, ये देखिए फ्लावर की पेटल्स को टच करिए, विंडो पेन को टच करिए और स्टोन को टच करिए। देखिए स्टोन तो मुझे देखने में ही ऐसा लग रहा है खुरदुरा सा और बिल्कुल भी स्मूथ नहीं होगा। ओके, यू विल नोटिस दैट द सर्फेसेज ऑफ द फ्लावर पेटल्स एंड विंडो पेन आर वेरी स्मूथ। तो देखो ये दोनों चीज़ें तो स्मूथ हैं, ये देखो ये वाली और ये वाले सरफेस तो बिल्कुल स्मूथ है, बहुत चिकने होंगे, जबकि जो आपका स्टोन है वो स्मूथ नहीं है। द सर्फेस ऑफ द स्टोन ऑन द अदर हैंड इज़ वेरी रफ। Similarly, an egg is smooth to touch, whereas a coir mat is rough. अब हम बात करेंगे हार्डनेस की। तो अपने आसपास देखो, दोबारा देखो, ये पूरा चैप्टर आपको आपके आसपास की चीज़ों से इंट्रोड्यूस कराने वाला है। अब देखो अपने आसपास कुछ चीज़ें ऐसी होंगी जो बहुत सॉफ्ट होंगी और कुछ होंगी हार्ड। Hardness is another property which helps us to group different materials. Let us know more about hardness with the help of an activity. तो चलिए इस एक्टिविटी को करके देखते हैं हम लोग। Collect the following objects: cotton, wool, a wooden bat, a cricket ball, a small stone, piece of iron and a piece of sponge. Now press these objects one by one with your hand. Write down your observation. तो देखो आपको क्या क्या चाहिए, कॉटन चाहिए, रुई को टच करके देखना, वूल को भी टच करके देखना है, वुडन बैट, क्रिकेट बॉल, इन सब चीज़ों को आप छू कर देखना और बताना कि आपको कैसा लगा। In the activity given above, you will notice that objects like cotton, wool and sponge are very easy to press. तो कुछ ऑब्जेक्ट्स ऐसे थे जिन्हें आसानी से आप दबा पा रहे थे, जैसे कि कॉटन, वूल एंड स्पंज। They change their shape when pressed. तो शेप भी चेंज हो रही थी, आप कॉटन को प्रेस करके देखो उसकी शेप चेंज हो जाएगी। These materials are called soft materials. तो जब आपने उनको प्रेस किया, आपने दबाया, तो उनकी जो शेप थी वो चेंज हो गई, इसलिए ऐसे ऑब्जेक्ट्स को हम क्या बोलते हैं, सॉफ्ट मटीरियल्स, सॉफ्ट ऑब्जेक्ट्स। However, you will find it hard to press materials such as cricket ball, wood, stone and iron. These are called hard materials. और जो आसानी से आप प्रेस नहीं कर पाओ, जो शेप चेंज नहीं कर पाए आसानी से, उन्हें हम क्या बोलेंगे, हार्ड मटीरियल से बने हुए ऑब्जेक्ट। In the first activity given on the next page, you will observe that hard surfaces are difficult to scratch, while soft surfaces can be easily scratched. तो देखते हैं हमें क्या एक्टिविटी दे रखी है। Try to scratch the surface of the following objects with a piece of iron. तो एक आयरन का टुकड़ा लेना और इन ऑब्जेक्ट्स को घिस कर देखना, रब करके देखना कौन आसानी से रब हो जाएगा। अ कैंडल, एक कैंडल को रब करके देखना, आसानी से रब हो जाएगी, बिल्कुल हो जाएगी, स्क्रैच हो जाएगी ना, उस पर निशान बन जाएंगे। A piece of wood, a stone, a piece of plastic and an iron rod. Note down your observations. तो एक टुकड़ा लेना लोहे का या कील लेना और उस कील से कुछ ये जो ऑब्जेक्ट दे रखे हैं इनको घिस कर देखना, कौन आसानी से घिस जाएगा, कौन आसानी से स्क्रैच हो जाएगा और कौन सा नहीं होगा। अब हम बात करते हैं ट्रांसपेरेंसी की। This property of materials is dependent on whether the material allows light to pass through it. When an object allows light to pass through it, you can see through it. तो कुछ ऑब्जेक्ट्स ऐसे देखा होगा जैसे आपको आर पार नज़र आएगा, जैसे कि देखिए मैं आपको बैक कैमरा ऑन करके दिखाती हूँ, आपको सामने दिख रहा है, देखिए आपको कांच का दरवाज़ा नज़र आ रहा होगा, इसके आर पार हमें नज़र आ रहा है, तो ये जो दरवाज़ा है ये कैसा हो गया, ट्रांसपेरेंट हो गया ना, बिल्कुल आपको नज़र आ रहा है। This property allows you to divide materials into 3 groups: ट्रांसपेरेंट, ओपेक एंड ट्रांसल्यूसेंट। तो देखते हैं हम कौन कौन सी चीज़ें ट्रांसपेरेंट में आती हैं, कौन सी चीज़ें ओपेक में आती हैं और कौन सी ट्रांसल्यूसेंट में आती हैं। There are certain materials which allow you to see what is there on the other side. Such materials are called transparent materials. For example, you can see things on the other side of a glass window. Thus, clear glass is a transparent material. तो सेम देखिए, ये जो आपको ग्लास नज़र आ रहा है, ग्लास का गेट नज़र आ रहा है, इसके आर पार आपको नज़र आ रहा है, बिल्कुल नज़र आ रहा है, देखिए बिल्कुल इसके आर पार आपको नज़र आ रहा है, आपको दिख रहा होगा कि बाहर क्या है। तो ये हो गया हमारा ट्रांसपेरेंट मटेरियल, यानी ऐसे मटेरियल जिनसे आर पार हमें नज़र आए, ऐसे मटेरियल्स को हम बोलते हैं ट्रांसपेरेंट मटेरियल्स।
द मटीरियल्स थ्रू विच यू कैन नॉट सी आर कॉल्ड ओपेक मटीरियल्स। तो इसके लिए मैं आपको एक एग्जाम्पल देना चाहूँगी। जैसे ये बुक है आपकी, ये देखिए, आपको ये बुक नज़र आ रही है, ये देखिए, क्या इस बुक के पीछे का नज़र आ रहा है आपको? इस बुक के पीछे क्या है? देखो, इस बुक के पीछे ये जग है, पर मैं इसके सामने बुक ला रही हूँ, क्या आपको अब जग नज़र आ रहा है? बिल्कुल नहीं आ रहा। तो ऐसे ऑब्जेक्ट जिसके आर पार हम ना देख पाए, उनको हम बोलते हैं ओपेक मटीरियल्स। These materials do not allow light to pass through them. You will notice you are able to see the bulb but not so clearly. ये दोनों एक्टिविटीज़ आपको अच्छे से करनी है। मैंने आपको एग्जाम्पल देके कराया है। ये दोनों एक्टिविटीज़, ये वाली जो एक्टिविटीज़ हैं, इसको रीड करके आपको आगे बढ़ना है। Such materials that allow you to see through them partially are called translucent materials. अब कुछ मटेरियल्स ऐसे होते हैं जैसे कि बटर पेपर। बटर पेपर मतलब आप बटर लाते हो, बिल्कुल लाते होंगे, तो उसमें जो पेपर निकलता है ना, उसके थ्रू देखने की कोशिश करना। रोशनी धुंधली सी दिखाई देगी, बिल्कुल धुंधली सी, तो ऐसे मटेरियल्स को हम बोलते हैं ट्रांसल्यूसेंट मटेरियल्स। अब हम बात करेंगे सॉल्युबिलिटी की। तो अब हम बात करेंगे सॉल्युबिलिटी की। तो चलिए देखते हैं हम। लेट अस परफॉर्म एन एक्टिविटी टू अंडरस्टैंड द प्रॉपर्टी ऑफ सॉल्युबिलिटी। तो देखिए, हमें क्या क्या चाहिए? हमें कुछ ग्लासेस चाहिए, इसके अलावा वी नीड सॉल्ट, शुगर, देखिए ज़रा, सॉल्ट, शुगर, सैंड यानी मिट्टी, पेंसिल शेविंग्स, जो पेंसिल हम छीलते हैं ना तो जो निकलता है उसमें से, देन चॉक। Take some solid materials such as salt, sugar, sand, pencil shavings and chalk, small quantities. Now take 5 glasses of water and dissolve each material separately in each glass. Use a spoon to mix the contents of each glass. तो देखिए, आपने पानी लिया ग्लासेस में, एक में सॉल्ट मिलाया, एक में शुगर, एक में सैंड, एक में पेंसिल शेविंग्स एंड देन चॉक. You will find that salt and sugar dissolve completely in water. Such materials that completely dissolve in water are called soluble materials. तो देखो, आपने देखा कि सॉल्ट और शुगर यानी चीनी और नमक अच्छे से पानी के अंदर घुल गया। तो जब ये अच्छे से पानी के अंदर घुल गया तो हम इसको क्या बोलेंगे? सॉल्यूबल मटीरियल्स, जो बिल्कुल अच्छे से प्रॉपरली मिक्स हो जाए। जबकि सैंड, पेंसिल शेविंग्स ये अच्छे से नहीं घुलेंगे और चॉक भी अच्छे से नहीं डिज़ोल्व होगी। तो ऐसे मटेरियल्स को हम क्या बोलते हैं? इनसॉल्यूबल मटेरियल्स। तो सॉल्यूबल मटेरियल्स कौन से हो गए? जो पानी में अच्छे से घुल जाए, ठीक है, यूनिफॉर्मली मिक्स हो जाए, जैसे सॉल्ट एंड शुगर। और इनसॉल्यूबल मटेरियल्स हम कौन से बोलेंगे? जो पानी में नहीं घुल सकते हैं, उनको हम क्या बोलेंगे? इनसॉल्यूबल मटेरियल्स। तो अब हम बात करते हैं मिसिबल लिक्विड्स की। तो ऐसे लिक्विड्स जो आसानी से पानी में डिज़ोल्व हो जाते हैं, जैसे कि ऑरेंज जूस, मिल्क। आप ये बताओ, अगर आपके पास दूध आ रहा है और उसमें पानी मिला हुआ है तो क्या पता लगा सकते हो? मुश्किल है, अच्छे तरीके से मिक्स हो जाता है। तो ऐसे लिक्विड को हम क्या बोलते हैं? मिसिबल लिक्विड। द लिक्विड्स दैट डू नॉट डिज़ोल्व इन वाटर, और ऐसे लिक्विड जो वाटर में डिज़ोल्व नहीं हो सकते, उनको हम बोलते हैं इमिसिबल लिक्विड्स। तो देखिए, टेक लिक्विड्स सच एज मस्टर्ड ऑयल, मिल्क, केरोसिन, इंक, विनेगर एंड ऑरेंज जूस। तो ये सारी चीज़ें आप लीजिए और इनको अलग अलग ग्लासेस में पानी लेकर उसमें मिक्स करिए। अलग अलग ग्लास में अलग अलग चीज़ को मिक्स करिए और मुझे बताइएगा कि मस्टर्ड ऑयल मिक्स हुआ या नहीं हुआ पानी में। उसके बाद मिल्क, देन केरोसिन ऑयल, देन इंक, विनेगर एंड ऑरेंज जूस, इसमें से क्या अच्छे से मिक्स हो गया और क्या नहीं हुआ। ये एक्टिविटी आप अच्छे से किचन में जाकर कर सकते हैं और मुझे भेजिएगा ऑब्जर्वेशंस अपनी। फ्लोटेशन। Let us perform the following activity to understand this property. Take a table tennis ball, a golf ball, a dry leaf, an eraser, an iron nail, pencil shavings, a pebble and a plastic spoon. Take a bucket of water and gently put all the objects in water. तो देखो, आपने एक टेनिस बॉल ली, एक गोल्फ बॉल ली, एक सूखी हुई पत्ती ली, एक इरेज़र लिया आपने, एक आयरन नेल लिया, पेंसिल शेविंग्स ली, एक पत्थर का टुकड़ा लिया और एक प्लास्टिक का स्पून लिया और इसको एक बकेट में डाल दिया। वो बकेट खाली नहीं होना चाहिए, उस बकेट में होना चाहिए पानी।
You will observe that some objects like a dry leaf, pencil shavings, plastic spoon and a table tennis ball stay on the surface of water. अब आप नोटिस करोगे कि कुछ चीज़ें पानी पर तैर रही हैं, यानी कि पानी के ऊपर हैं, नीचे नहीं गई हैं. और वो कौन कौन सी चीज़ें हैं, जैसे कि सूखी हुई पत्ती हो गई, पेंसिल शेविंग्स हो गई, प्लास्टिक की स्पून जो आपने डाली वो भी जो वाटर का सरफेस है उस पर तैरती हुई मिलेंगी. इसके अलावा टेबल टेनिस बॉल. On the other hand, objects like a golf ball, iron nail and a pebble sink to the bottom of the bucket. इसके अलावा जो आपने पत्थर का टुकड़ा डाला, आयरन का नेल डाला यानी कि कील डाली, गोल्फ बॉल डाली, वो सब नीचे बैठ जाएगा. जो बॉटम है ना बकेट का उसमें आपको सेटल डाउन हुआ मिलेगा. Repeat the above activity with a cork, a few drops of oil and a coin. You will see that the cork floats on water while the coin sinks. The oil forms a layer on the water surface and floats. इसके अलावा पानी में ऑयल डालकर देखना. कोई भी ऑयल आप उसमें ऐड कर सकते हो, जैसे कि आप मस्टर्ड ऑयल ऐड कर सकते हो, सरसों का तेल होता है जिसमें खाना बनता है, वो आप पानी में डालकर देखिएगा, वो भी आपको फ्लोट करता हुआ मिलेगा, है ना. नाउ फ्लोटेशन इज़ द एक्शन ऑफ फ्लोटिंग. तो फ्लोटेशन ये एक्टिविटी हमें क्या बताती है, फ्लोटेशन के बारे में. और फ्लोटेशन होता है वो एक्शन जिससे चीज़ फ्लोट करती है, तैरती है ना, उसको बोलते हैं फ्लोटेशन. ऑब्जेक्ट्स फ्लोट और सिंक डिपेंडिंग ऑन द मटेरियल दे आर मेड ऑफ एंड देयर शेप. दस वी कैन नाउ ग्रुप थिंग्स ऑन द बेसिस ऑफ वेदर दे फ्लोट और सिंक इन वाटर. तो अब आप चीज़ों को कैसे डिफ्रेंशिएट कर सकते हो, बहुत सारी चीज़ें ले लो, इसके अलावा उन सब चीज़ों को पानी में डाल के देखो. जो चीज़ डूब जाएगी, सिंक हो जाएगी, वो अलग हो जाएंगी, और जो फ्लोट करेंगी वो अलग हो जाएंगी. अब है हमारा लास्ट, कंडक्टिविटी. सम मटेरियल्स कैन कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी. जैसे कि जब आपको स्विच टच करना हो तो मम्मी बोलती है ना, नहीं स्लीपर्स पहन के टच करो स्विच को, है ना. ऐसा क्यों बोलती हैं, क्योंकि रबर की जो स्लीपर्स होती हैं उनसे आपको इलेक्ट्रिक शॉक नहीं लगेगा. ऐसे ही अगर किसी को इलेक्ट्रिक शॉक लग जाए तो जाके उसे छुड़ाने की कोशिश मत करना हाथ से, उसे किसी लकड़ी के टुकड़े से छुड़ाने की कोशिश करना. जैसे लोग चिपके रह जाते हैं ना स्विच से या जहाँ उनको इलेक्ट्रिक शॉक लगता है, तो रॉड से मत कोशिश करने लग जाना या खुद हाथ से मत छुड़ाने लगना. किसकी हेल्प से करना है आपको, वुड की हेल्प से, क्योंकि वुड बैड कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी का. तो कुछ मटेरियल ऐसे होते हैं जो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर सकते हैं, जैसे कि आयरन रॉड. दे अलाउ इलेक्ट्रिसिटी टू पास थ्रू दैम, दे आर कॉल्ड कंडक्टर्स. तो आयरन हमारा क्या हो गया, कंडक्टर हो गया. Metals such as silver and copper are good conductors of electricity. Non-metals like plastic and wood are bad conductors of electricity and are called insulators. तो जो मटेरियल ऐसे होते हैं जिनमें इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं हो सकती उनको हम बोलते हैं इंसुलेटर्स. Insulators do not allow electricity to pass through them. Plastic is used to cover electric wires because it is an insulator that does not allow electricity to pass through it. इसीलिए जो वायर होते हैं वो जो इलेक्ट्रिक वायर्स होते हैं, जो वायरिंग होती है घर में, वो जो कवर रहते हैं वो प्लास्टिक से कवर रहते हैं जिससे कि उनसे आपको शॉक ना लगे. Now magnetic materials. Magnetic materials are those that are attracted to a magnet. Some examples of magnetic materials are iron objects, निकल एंड कोबाल्ट. तो ये एक्टिविटी तो हम करते ही रहते हैं. आप लोगों में से कई बच्चे ऐसे होंगे जिनको कोई मैग्नेट का टुकड़ा मिल जाता है तो उससे खेलते हैं. तो खेलते खेलते आपने नोटिस किया होगा कुछ चीज़ें उससे आकर अपने आप अट्रैक्ट हो जाती हैं, यानी कि चिपक जाती हैं, जबकि कुछ चीज़ें उसको अलग करती हैं खुद से. तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता. तो जैसे मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ जो शो करते हैं वो कौन कौन से ऑब्जेक्ट्स हैं, आपका आयरन के ऑब्जेक्ट हो गए, यानी उनके पास अगर आप मैग्नेट लाओगे तो वो चिपक जाएंगे मैग्नेट से, जैसे कि आयरन ऑब्जेक्ट्स, निकल एंड कोबाल्ट. द प्रॉपर्टी ऑफ मैग्नेटिक मटीरियल्स गेटिंग अट्रैक्टेड टू अ मैग्नेट इज कॉल्ड अ मैग्नेटिज्म. तो अब हम लोग ये चैप्टर कंप्लीट कर चुके हैं. आप वर्ड बैंक अपनी नोटबुक में कर सकते हैं. You can also do these exercises in your notebook, fill these exercises in your notebook, and in the next class we will discuss the question answers of this chapter. Till then, bye.